सो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर रोहित कुमार, एमबीए स्टूडेंट। तो बेटा, जैसे कि अभी हम लोगों ने कल मोंड्रा ग्रुप पढ़ लिया, प्रोटिस्टा ग्रुप पढ़ लिया, एंड देन अब हम आगे बढ़ते हैं फंजाई के ऊपर। अब हमारा फंजाई फंजाई एक बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम फंजाई क्यों पढ़ते हैं कि देखो वहाँ फंगस लग गया, वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो ये है क्या चीज़, ये फंगस? फंगस एक्चुअली में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत शानदार है। अब हम इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, फंजाई को पूरा किंगडम के साथ इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। पहले फंजाई, तो देखो बेटा, किंगडम फंजाई है ना। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है हमारी कौन, फंजाई है ना। फंजाई एक यूकैरियोटिक सेल है। और इसका डिफरेंस कहाँ पर हमारा पाया जाता है? पहली बात तो हम इसकी बात करेंगे सेल वॉल की। इसकी हम जिस स्टेप से हम चलेंगे ना, जैसे हम स्टेप्स डालेंगे, हम वो स्टेप से पहले चलते हैं। पहला पहला हम बात करेंगे सेल वॉल, ठीक है बेटा। दूसरी हम बात करेंगे इनके न्यूट्रिशंस की, है ना। उसके बाद किस चीज़ की बात करेंगे हम? उसके बाद बात करेंगे हैबिटेट की, है ना। फिर इतना सब करने के बाद हम चौथे पॉइंट पे इनको डिवाइड करेंगे ग्रुप में, ठीक है। अब डिवाइड डिवाइड का एक, जो किसी भी चीज़ को हम क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक आधारभूत रहता है ना, एक बेस रहता है कि हम किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले हम वो बेस बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो पहले मैं ना आपको ये सब करने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ, जिस टर्मिनोलॉजी के आधार पर हम अपने कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। पहली बात, ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स समझ लेते हैं। पहली बात तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझते हैं, वेजिटेटिव, है ना। मैं इधर समझाता हूँ आप लोगों को कि पहली हमारी पॉइंट आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, है ना, रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक, पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल समझना है हमें। ये सब पॉइंट है, इस पॉइंट को एक बार समझ लेंगे बेटा तो हम आराम से अपने आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। दूसरा एसेक्सुअल, तीसरा पॉइंट क्या बेटा, सेक्सुअल, ठीक है। चौथा क्या समझना है हमें, स्पोर क्या होता है, ठीक है। पांचवा क्या समझना है, माइटोसिस और म्यूसिस में कैसे कैसे होता है ना। इतना समझ लिया मतलब समझ लो फंजाई की मैक्सिमम प्रॉब्लम दूर हो गई जहां से हम क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले समझते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, मतलब ये वो रिप्रोडक्शन है, ये है तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ब्रांची, लेकिन इस रिप्रोडक्शन में होता क्या है, कोई आपका सेल डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होता इस रिप्रोडक्शन। जैसे कि माइटोसिस हो गया, म्यूसिस हो गया, तो इसमें बेटा आपको कोई सेल डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होता। सीधा सीधा क्या होता है, दो सेल्स आपस में मर्ज कर जाती हैं या फिर उन सेल्स के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सबसे मेन बात कि कोई भी सेल डिवीजन जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं एसेक्सुअल। जाहिर सी बात है एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल के अंदर सेल डिवीजन जैसी प्रक्रिया आ जाती है और वही बात सेक्सुअल में भी आ जाती है। अब इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल? तो बेटा ये बात मैंने पहले बताई थी कि ए सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ए सेक्सुअल में गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, है ना। यही इंपॉर्टेंट है कि ए सेक्सुअल में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है और हमारा सेक्सुअल में क्या आता है, गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये सेक्सुअल जितनी भी साइकिल चलती है ये सब डिपेंड करती हैं इस पे माइटोसिस सेल डिवीजन पे। आगे माइटोसिस सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो बेटा क्या है, मैंने क्या बताया कि पहली बात कि हम एसेक्सुअल साइकिल हमारी माइटोसिस डिपेंड करती है, इनमें गैमेट्स तो फॉर्मेशन होते हैं लेकिन फ्यूजन नहीं होता। दूसरी बात, सेक्सुअल साइकिल हमारी गैमेट फॉर्मेशन होगा लेकिन फ्यूजन होगा, फ्यूजन ही इंपॉर्टेंट चीज है सेक्सुअल साइकिल में, और इसमें दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, माइटोसिस एंड म्यूसिस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और पढ़ते हैं, स्पोर। स्पोर हमारा क्या है, स्पोर एक हमारी ऐसी अवस्था है या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारा चीजों को आगे सरवाइव करने में मदद करता है, ठीक है। तो हमें मोटा मोटा क्या याद करना है कि स्पोर होता है बेटा एन, मतलब हैप्लॉइड कंटेंट, इसके अंदर क्या होता है, जीनोम का हैप्लॉइड कंटेंट होता है, मतलब जीनोम बोल सकते हैं, है ना। जेनेटिक मेटर जीनोम, पूरा जीनोम ही हैप्लॉइड कंटेंट होता है, नाम ही जीनोम क्या है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड जीनोम। तो ये क्या है, ये एन मतलब
हैप्लॉइड है ये, ठीक है। स्पोर्स बता दिया मैंने आपको क्या होता है। ये बनते किससे बेटा, मियोसिस से स्पोर बनते हैं, ठीक है। अगर बॉडी क्या कहते हैं वो है आपकी डिप्लॉइड है, तो उसमें मियोसिस करके हमारा क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेगा। अगर बॉडी डिप्लॉयड है तो वो माइटोसिस करके, सॉरी, बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो माइटोसिस स्पोर बन सकता है, और बॉडी डिप्लॉयड है तो मियोसिस स्पोर बन सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो माइटोसिस एंड मियोसिस में सिर्फ अभी हमको इस फंजाई के स्तर लेवल पे सिर्फ इतना समझना है कि माइटोसिस जो है किसी भी हैप्लॉइड सेल्स में हो सकती है या डिप्लॉयड सेल में भी हो सकती है ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल में हो सकती है। माइटोसिस का मुख्य काम क्या है, सेल के नंबर को इंक्रीज करना, लगातार एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, और क्रोमोसोम नंबर की संख्या को ये सेम का सेम बना के रखता है, ठीक है। माइटोसिस है ना। और हैप्लॉइड सेल से माइटोसिस। अब मियोसिस की बात करते हैं, तो मियोसिस हमारी डिप्लॉयड सेल में होती है। हैप्लॉइड सेल में मियोसिस होती है नहीं, हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं पाई जाती है। मियोसिस किस में होती है, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होती है, ठीक है। तो अब ये मोटा मोटा हमने ये पढ़ लिया बेटा। तो अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि देखो अगर कोई डिप्लॉयड सेल है उसमें मैं मियोसिस करवा दूं, तो वो क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे सेल डिवीजन पूरा पढ़ेंगे, अभी चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा अगर इसी में पढ़ाया तो। हैप्लॉइड मोटा मोटा समझ लो, हैप्लॉइड सेल है कोई, हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होती है बेटा, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड ही हो जाता है, ठीक है। ये चीज, या फिर अगर आप यहाँ मियोसिस करोगे तो ये डिप्लॉयड का डिप्लॉयड हो जाएगा, या फिर यहाँ पर सॉरी माइटोसिस करोगे तो यहाँ डिप्लॉयड का डिप्लॉयड कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है कि हमने क्या समझा बेटा अभी, कि डिप्लॉयड हैप्लॉइड समझा, और स्पोर्ट्स के बारे में समझा, वेजिटेटिव सेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में समझा। अब आगे पढ़ते हैं किंगडम फंजाई के बारे में कि किंगडम फंजाई क्या चीज़ है। तो देखो किंगडम फंजाई, पहली बात तो यूनिक किंगडम है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या है, ये एक ऐसा किंगडम है, यूनिक है, कि इसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। और एक और चीज, मोनेरा ग्रुप के बाद सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी हमारे किस में आती है बेटा, फंजाई ग्रुप के अंदर, ठीक है। मोनेरा ग्रुप के बाद हमारी सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी कहाँ आती है, फंजाई ग्रुप में। सेप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स में आ ही जाता है ना। सिम्बायोट भी होते हैं, इसके लाइकेन हमारा माइकोराइजा। अभी आगे हम पढ़ते हैं इसको, है ना। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। देखो मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी आवरण में, और हैबिटेट मतलब आवास में। आवास में इनके बहुत ज्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी होती है, काफी ज्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी इसमें इनके मॉर्फोलॉजी के अंदर, और इनके रहने के स्थान पर। भाई रहने को ये बहुत जगह जगह रहते हैं, कहाँ पर, इसकी ह्यूमन स्किन पे रहते हैं ये हमारी, ठीक है। ह्यूमन स्किन पे स्पोर आ जाते हैं। और बहुत सारे ये किसी सिम्बाइट फॉर्म में भी रहते हैं, ये एल्गी के साथ अपना जो मिलाव कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सब इसमें आता है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ देखो कि यू मस्ट हैव सीन फंगस ऑन मोस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट। जाहिर से होता है आपने ये देखा होगा कि आपका कोई ब्रेड का टुकड़ा है, उस पे ना फंगस के स्पोर आ जाते हैं। वो देखा ना, एक ब्रेड का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर एक ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एक एक धागे 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 आ जाते हैं ना। वो क्या है, वो फंगल इन्फेक्शन है, वो फंगल का वो है, थ्रेड है, क्या धागे धागे आ जाते हैं। तो मैं समझाऊंगा वो धागे क्या चीज है अभी आगे बेटा। और देखो कॉमन मशरूम जो आप खाते हो, है ना, कौन सा खाते हो कॉमन मशरूम, ये एगेरिकस जो कॉमन मशरूम खाते हो घर के अंदर। एक और यहाँ मशरूम इन्होंने लिखा है टोड स्टोल। ये टोड स्टोल क्या होता है, ये पॉइजनस मशरूम है ये, ठीक है। लेकिन हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ ये दे रखा है कि आपका जो मशरूम है, कौन सा कॉमन मशरूम जो आप खाते हो उसका नाम है क्या है, एगेरिकस। और जो ये टोड स्टोल एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा है, ये क्या है, ये पॉइजनस मशरूम होता है, इसे नहीं खाना चाहिए। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स, एक्चुअली ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि फंजाई की हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है। तो व्हाइट स्पॉट पर आता है किस पे, मस्टर्ड लीव्स के ऊपर। मस्टर्ड की लीव्स यहाँ पर होती है, ऐसे करके मस्टर्ड की लीव्स बनती है ये, ठीक है। ये मस्टर्ड की लीव्स पे ना यहाँ पर ये छोटे छोटे व्हाइट पैचेस के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, हालांकि मैं रेड बना रहा हूँ लेकिन ये व्हाइट पैचेस के स्पॉट पड़ जाते हैं। ये क्या होता है, ये एक ये फंजाई की वजह से होता है। और देखो ये जो फंजाई जो होता है ना, जो लिविंग लिविंग बॉडी पाई जाती है। अब देखो एक ये जाहिर सी बात है, ये मस्टर्ड की लीव है तो लिविंग बॉडी है, तो इस पे जो है ना ये पैरासिटिक फंगस ग्रो करेगा। तो पैरासिटिक कौन होता है, जो लिविंग बॉडीज पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, मैक्सिमम मैक्सिमम फंजाई हमारी क्या होती है बेटा, मल्टी सेलुलर। लेकिन एक फंजाई कौन सी होती है, देखो यहाँ लिखा है एनसीईआरटी ने, ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा ईस्ट। ईस्ट क्या है हमारा, यूनिसेलुलर एग्जाम फंजाई है। आपको एनसीईआरटी लेवल पे अभी के लिए बेटा ये याद रखना है कि हमारा ईस्ट क्या है,
यूनिसेलुलर फंजाई है। चलो आगे पढ़ते हैं। ब्रेड और बियर बनाने का काम आता है ईस्ट का, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ईस्ट क्या होती है, ब्रीवर ईस्ट होती है, और ये ब्रेड बनाने में काम आती है, ठीक है। मतलब बियर और ब्रेड, ये समझ में आ रहा होगा, बियर एंड ब्रेड ईस्ट के लिए, ठीक है। अदर फंजाई डिजीज कॉज करती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, जिसकी एनिमल्स में कौन सी डिजीज कॉज करती है, हमारे फंगल इन्फेक्शन कितने सारे होते हैं, रिंगवॉर्म, माइक्रोफाइटोन, है ना, ये सब इसमें रिंग कॉज एनिमल्स में कॉज करते हैं। प्लांट में क्या होता है, इसकी पक्सीनिया है, रस्ट फंजाई, अस्टिलागो है, स्मट डिजीज कॉज करती हैं। आगे पढ़ेंगे। एक रस्ट फंजाई में क्या होता है ना, कि गेहूं के जो चावल होते हैं ना, गेहूं के जो दाने होते हैं ना, उनके ऊपर ना ऐसे करके रेड 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 कलर का एक पूरा रस्ट टाइप का आ जाता है, ठीक है। अब वो जब उन गेहूं के दानों को पीस के आप खाते हो ना, तो आपके ये मुंह के अंदर ये दिक्कत क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब अल्सराइटिस, माउथ अल्सराइटिस और इन सब के भी बहुत सारे ये कॉज में काम आते हैं। तो ये इसलिए ये पूरी पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये फंजाई। अब एक चीज यहाँ लिखा है कि पक्सीनिया, देखो, वीट रस्ट पक्सीनिया, पक्सीनिया एग्जांपल अभी हम पूरा लास्ट में क्या करूंगा, मैं आपको ना एक बेटा चार्ट दे दूंगा, एक फ्लो चार्ट दे दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एग्जाम से 5 या 10 मिनट पहले उस फ्लो चार्ट को देखना है। आपका फंजाई का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो देखो, पेनिसिलियम बता दिया, पक्सीनिया बता दिया कि रस्ट कॉजिंग फंजाई है, पक्सीनिया इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, पूरी फंजाई ग्रुप हेटेरोट्रॉफिक है, मल्टी सेलुलर है, ईस्ट यूनिसेलुलर है। कहाँ रहते हैं ये लोग, आपके यहाँ क्या कहते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में भी रहते हैं। पैरासिटिक में कौन सा एग्जांपल है हमारा, पक्सीनिया हमारा पैरासिटिक है, अस्ट्रेलागो हमारा पैरासिटिक है। इस फंजाई ग्रुप से कुछ एंटीबायोटिक बनती हैं जिनका नाम पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन सबसे फर्स्ट खोजी गई एंटीबायोटिक है, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने खोजा था, ठीक है। अब फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब हर जगह रहने वाली है, हर जगह पाए जाने वाली, ये वो होती है फंजाई। एंड अकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। कहाँ देखो, हवा में रहते हैं। हवा में कैसे रहते हैं, हवा में स्पोर्ट्स, फंगल के स्पोर्ट्स उड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाके बैठ जाते हैं। एयर में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं हमारे कुछ, सॉइल के अंदर रहते हैं हमारे, एनिमल्स के ऊपर रहते हैं, प्लांट्स के अंदर ऊपर रहते हैं, ठीक है, ये सब है। तो देखो प्लांट्स के साथ कैसे रहते हैं, प्लांट्स के तो बताया था ना अभी, पक्सीनिया और ये सारी सारी, तो ये सब प्लांट के साथ रहते हैं। अब ना कुछ एसोसिएशन होते हैं, लाइकेन एसोसिएशन होता है और माइकोराइजा एसोसिएशन होता है। फंजाई के एसोसिएशन है ये, लाइकेन और माइकोराइजा। अब लाइकेन के बारे में समझते हैं। लाइकेन के बारे में क्या होता है कि एक बार ना, ये आपकी जो एल्गी है ना, ये वाटर के अंदर रहती है, ठीक है। एल्गी और फंजाई, फंजाई सॉरी, फंजाई और एल्गी, ठीक है। फंजाई वाटर में ग्रो कर जाती है ना, तो इसमें क्या होता था कि फंजाई बाहर निकल के आई और उसने क्या बोला कि कहते हैं चलो टेरेस्ट्रियली इन्वायरमेंट हम रहते हैं। तो इसने क्या किया, एल्गी के साथ अपना बॉन्डिंग बना ली। एल्गी को बोला आप मुझे खाना बना के दो, मैं आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता हूँ सॉइल के अंदर से। तो एल्गी क्या है इसके अंदर, एल्गी इनमें फोटोट्रॉफिक है। लाइकेन के अंदर दो चीज, एल्गी फंजाई, एल्गी फोटोट्रॉफिक है, फंजाई हिटोट्रॉफिक है। फंजाई उसको क्या देती है, सॉइल में से न्यूट्रिशंस, वाटर ये सप्लाई करती है, और ये हमारा एल्गी आपका उसके लिए खाना बना के देती है। तो इसी वजह से ये कॉमन सिम्बायोंट है, मतलब एकदम से अटैच्ड है। अगर इनमें से कोई भी एक मेंबर टूट गया, ये खत्म हो गया, तो पूरा लाइकेन ही खत्म हो जाएगा। लाइकेन का मतलब ये फंजाई एल्गी ग्रुप एक साथ, ठीक है। और ये एक चीज और याद रखना, ये पॉल्यूशन जगह पर नहीं रहता है जहां पर ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 इंडिकेटर है, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर ये लाइकेंस डिजनरेट या टूटना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर ये नहीं रहते हैं। एक और चीज, फंजाई को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए। हर चीज को एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए बेटा ग्रो करने के लिए। आपको देखो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है कि हमें खाना टाइमली मिल जाए, कोचिंग के नोट्स मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर लेक्चर टाइम टाइम मिल जाए, अच्छा समझाने समझाने वाला मिल जाए। ऐसी फंजाई के स्पोर्ट्स के लिए भी एक फेवरेबल कंडीशन होती है। वो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, मतलब थोड़ी गर्म जगह हो, गुनगुनाहट वाली, और नमी भी ज्यादा हो, थोड़ी सी हो, ठीक है। ह्यूमिड मतलब नमी वाली प्लेस, और वार्म मतलब थोड़ी गर्म प्लेस। तो वार्म और ह्यूमिड प्लेस में इनके स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हमने क्या बताया कि ये किंगडम फंजाई के ग्रो करने के लिए क्या क्या जरूरी है। एक तो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस जरूरी है, ठीक है। मैंने लाइकेन का सिम्बायोंट बताया। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा में बहुत बड़े पेड़ होते हैं पाइनस के। अब पाइनस के इतने बड़े पेड़ होते हैं तो क्या होता है, उनकी जो रूट्स होती है ना, वो एक्चुअली ये हो जाती है। अब पाइनस के इतने बड़े पेड़ हैं, ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ठीक है। पाइनस के और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, ये जहाँ जिम्नोस्पर्म में करती है ना, जिम्नोस्पर्म वैसे भी इतने लंबे पेड़ होते हैं। तो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म की जो रूट्स होती है ना, ऐसे करके होती है, तो उनकी रूट्स पे ना ये ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके ये फंगल एसोसिएशन बना लेते हैं,
ऐसे करके फंगल एसोसिएशन बनता है। तो इससे क्या करता है, ये फंगल एसोसिएशन क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, किसके लिए, सॉइल में से मिनरल्स और न्यूट्रिशन खींच के लाने के लिए। क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो भाई इसने बोला ठीक है मैं तुम्हारा काम करूँ तो मेरा काम करो। फंजाई क्या, हाइड्रोट्रॉफिक फंजाई भाई, ठीक है खींचने में माहिर है, सॉइल से न्यूट्रिशन खींच डाले इसने। और हमारे जिम्नोस्पर्म ने कहा ठीक है इट्स ओके, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ नाइट्रोजन और शुगर, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इसलिए किस लिए इंपॉर्टेंट है भाई, अमाइनो एसिड बनना है, बॉडी में प्रोटीन्स बनने हैं, बहुत सारी चीजें। तो जिम्नोस्पर्म इसको क्या करता है, नाइट्रोजन देता है और शुगर देता है, ठीक है। नाइट्रोजन शुगर कंपाउंड देता है कौन, जिम्नोस्पर्म किसको, फंजाई को। तो ये जो एसोसिएशन है इसे क्या हम बोलते हैं, माइकोराइजिया। माइकोराइजा, देखो ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अगर ये नहीं होगा ना तो ये प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, ये पेड़ ग्रो ही नहीं करेगा अगर फंगल एसोसिएशन नहीं होगा तो, माइकोराइजा नहीं होगा तो। कंडीशन यही है कि पाइनस ग्रो नहीं करने वाला अगर माइकोराइजा नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है आपका। अब देखो मैंने बोला था वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करता है ना। हैव यू वंडर्ड हम रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां पर वार्म टेम्परेचर होता नहीं है, कूल टेम्परेचर रहता है। एक चीज इन्होंने यहाँ पर रखा है कि हमारा खाना ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन नहीं लगता है, किस लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं लगता है, ऐसा नहीं है फंगल इन्फेक्शन नहीं लगता है, रेफ्रिजरेटर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं लगता है। ये दो चीज आंसर लिखिए। अब पढ़ते हैं हमें, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटियस। ईस्ट का एक्सेप्शन होने के लिए, एक ईस्ट एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा ईस्ट यूनिसेलुलर है और एक्सेप्शन है फंजाई जगत का। फंजाई पूरी मल्टीसेलुलर होती है और फिलामेंटिस होती है। फिलामेंट मतलब ऐसे फिलामेंट्स निकले होते हैं यूं करके, देखो देखो ऐसे करके ये होता है ना, ये ऐसे ऐसे करके फिलामेंट्स होते हैं, ऐसे करके है ना, ऐसे करके पूरे पूरे फिलामेंट्स ऐसे करके होते हैं, और ये पूरे पूरे फिलामेंट्स यहाँ पर ऐसे 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 करके यूं करके फिलामेंट्स ऐसे करके रखे होते हैं, ठीक है, किसी भी सरफेस पे। तो फिलामेंटेस होती है। अब एक चीज और याद रखो, कहीं 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 किसी किसी बार ना ये जो फिलामेंट जो हम ये ऐसे से देख रहे हैं ना फिलामेंट्स, ये कहीं कहीं ना ऐसे उठ के खड़े हो जाते हैं यूं करके, है ना, ऐसे करके इसकी फिलामेंट्स पड़े हुए हैं। और कहीं कहीं क्या होता है, ये फिलामेंट्स ऐसे ऊपर की तरफ एरियली ग्रो करने लग जाते हैं। क्यों एरियली ग्रो करने लग जाते हैं, क्योंकि ये बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, ये फिलामेंट्स हैं, एरियली ग्रो करें फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। ये हो गया, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनकी बॉडीज में क्या होता है, लॉन्ग स्लेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं अभी आपको समझाता हूं कि इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो होती है हाइफी और एक होता है माइसीलियम, ठीक है। देखो हाइफी, हाइफी एनसीईआरटी समझाती है कि जो एक थ्रेड होता है ना, एक थ्रेड जो होता है ना ये, ठीक है, लॉन्ग होता है, जाहिर सी बात है लंबे लंबे थ्रेड होते हैं, खूब लंबे लंबे थ्रेड होते हैं ना, लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं, पतले पतले, और थ्रेड लाइक एक धागे की तरह होते हैं। अब जब ये ग्रुप ऑफ हाइपी मतलब ऐसे नेटवर्क ऑफ हाइपी, ये रहा नेटवर्क ऑफ हाइपी पूरे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ये जो नेटवर्क ऑफ हाइपी कॉल्ड माइसीलियम। हाइफी के नेटवर्क्स को माइसीलियम बोलते हैं, वही एनसीईआरटी बता रही है कि स्टेरलाइट स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम। कुछ हाइफी हाँ, अब एक चीज और याद करना, अब आगे जो एनसीईआरटी धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो आगे एनसीईआरटी में क्या होता है कि माइसीलियम बन गया, ठीक है। अब माइसीलियम की दो ब्रांच होती हैं, माइसीलियम दो टाइप का होता है बेटा। पहला माइसीलियम सेप्टेट और एसेप्टेट, सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट में क्या होता है, देखो ये ऐसे तो पूरा ब्रांच रहता है ये, ठीक है ना, और एक एक ये रहा। तो ए सेप्टेट में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं ना ये करके। देखो ये क्या है, ये एक एक नहीं है, ये बहुत सारी फंजाई, ये बहुत सारे फंगल फिलामेंट है ये माइसिलियम ही तो है। माइसिलियम क्या है, बहुत सारी हाइफी का एक ग्रुप है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, ठीक है। इसलिए वैसे यहाँ पर क्या है, ये दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या है, ये सब न्यूक्लियस बहुत सारे हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ हाइफी है, दैट्स ये माइसिलियम है, माइसिलियम ए सेप्टेट सेप्टेट है, ठीक है। हाइफी नहीं, माइसिलियम सेप्टेट, सेप्टेट और एसेप्टेट है। अब ये क्या हो गया, इसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है कि जो एक ही, ऐसा लग रहा है कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए ना। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। सीनोसिटिक मतलब एक ही सेल में काफी सारे न्यूक्लियस हो जाना, सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, बस यही है, सेप्टेट वॉल लग जाती है, सेप्टा लग जाता है। तो ये क्या है, बीच में ये ही सेप्टा है, ठीक है। तो ये क्या है, तो यही दो प्रकार के हैं, सेप्टेट एसेप्टेट। इस सेप्टेट में क्या होता है, क्रॉस वॉल होती हैं, और ए सेप्टेट में क्रॉस वॉल नहीं होती है, बस इतना सही है। आगे देखो क्या लिखा है, द नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसिलियम, सम हाइफी कंटिन्यूस होती हैं, कुछ हाइफी कंटिन्यूस होती हैं, उसमें ट्यूब फील्ड होता है और मल्टी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म होता है। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है ये मल्टी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए हम इसको सीनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। देखो ना, मल्टी न्यूक्लियेटेड खूब सारे न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 न्यूक्लियस हैं, और इसमें खूब सारे साइटोप्लाज्म, तो मल्टी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म है बेटा ये। और दूसरी बात क्या है कि आपका
ट्यूब फिल्ड है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं गैप है, ठीक है। तो इसको ऐसी ऐसी हाइफी को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं और एसेप्टेट बोलते हैं, ठीक है। सिनोसिटिक हाइफी और एसेप्टेट है ना। कुछ ग्रुप होते हैं जिसमें सेप्टेट और क्रॉस वॉल होती है, कुछ ग्रुप क्या होते हैं जो सेप्टेट होती है और क्रॉस वॉल होती है। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, सेप्टेट एंड क्रॉस वॉल को। अब देखो सेप्टेट एंड क्रॉस वॉल होती है कुछ के अंदर। इन देयर हाइफी द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन पॉलीसेकेराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, लोग काइटिन तो याद रखते हैं लेकिन पॉलीसेकेराइड को भूल जाते हैं बेटा। तो ये ऐसी गलती नहीं करनी है कि काइटिन और पॉलीसेकेराइड दोनों याद रखना है। कि फंगल की जो फंजाई होती है ना, उसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो किससे बनी होती है बेटा, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। आपको ये बात याद रखनी है। मैंने अभी हमने बताया कि माइसिलियम दो टाइप का होता है, सेप्टेट एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट वाले को सिनोसिटिक बोलते हैं, मल्टीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म होता है। और सेप्टेट वाला क्या होता है, उसमें क्रॉस सेप्टा पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। ये सब तो याद है, मैंने बात की है। बाकी देखो हमने सब बात कर लिया कि मोस्ट ऑफ फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। देखो इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। देखो एक्चुअली क्या करती है, ये फंजाई है, ठीक है, या फंजाई के फिलामेंट्स बहुत सारे रन कर रहे हैं, ठीक है। अब रन करने क्या करता है फंजाई, अपनी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, उसको बाहर निकाल देता है। सरफेस के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम को उगल देता है, निकाल देता है, जो भी एक्स वाई जेड वो निकाल देता है, ठीक है। अब क्या करता है, ये जब निकाले तो ये क्या करता है, इस ऑर्गेनिक मैटर को सॉल्युबलाइज कर देता है। फिर सॉल्युबलाइज करने के बाद इसको अंदर द्वारा से अपने बॉडी में ले लेता है। तो क्या है ये आपका हेटेरोट्रॉफिक, और एब्जॉर्ब करता है सॉल्युबल। देखो एब्जॉर्ब लिखा है यहाँ पर, एब्जॉर्ब करता है सॉल्युबल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। मतलब मैंने बताया था ना, एंजाइम डालेगा फिर वो वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एक चीज और मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो फंजाई होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ लूज टिश्यू पाए जाते हैं। सिर्फ टिश्यू का निर्माण हुआ है, अभी किसी टिश्यू के साथ ऑर्गन नहीं बना है, ना ही कोई ऑर्गन सिस्टम आया है, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंजाई के अंदर जो चीज है ना, वो लूज टिश्यू के फॉर्म में, लूज टिश्यू के फॉर्म में है। इसमें कोई ऑर्गन नहीं बना है अभी, ठीक है बेटा, इसमें कोई ऑर्गन नहीं बना है, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होंगे, इसमें कोई ऑर्गन नहीं बना है, क्योंकि ऑर्गन भाई पहले अभी टिश्यू फॉर्म हुआ है इसके अंदर। आगे इवोल्यूशन के थोड़ा प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम बनता है, सॉरी ऑर्गन बनते हैं, और आगे एनिमलिया ग्रुप में ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो ये बात होगी बेटा। मैंने बता दिया कि सबस्ट्रेट डैट सबस्ट्रेट को करते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट कौन से डैट को बोलते हैं, जो लिविंग पे डिपेंड करता है वो पैरासाइट होता है, जो दूसरे के साथ रहता है वो लाइकेन होता है, और हायर रूट्स ऑफ प्लांट्स माइकोराइजा होता है। ये मैंने पहले समझा दिया। अब रिप्रोडक्शन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस। अब देखो फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन ना दो टाइप से होते हैं। एक तो वेजिटेटिव मींस है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल। तीन टाइप से हम उस फंजाई में रिप्रोडक्शन कर पा सकते हैं। कौन सा, वेजिटेटिव, बेटा ए सेक्सुअल, और बेटा कौन सा, सेक्सुअल। तो ये तीन टाइप की दोस्त हम करवा सकते हैं रिप्रोडक्शन। तो पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन से आते हैं बेटा हमारे, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड फीसन। फ्रैगमेंटेशन सब जानते हैं कि फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि किसी भी चीज का बीच में से दो भागों में टूट जाना फ्रैगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखो फ्रैगमेंटेशन में किसी चीज का, अब ये पूरी बॉडी है, देखो ये ऐसे करके बॉडी है, ठीक है। और देखो फ्रैगमेंटेशन हुआ क्यों, अच्छा ये बताओ फ्रैगमेंटेशन हुआ क्यों, क्यों हमारी बॉडी में तो फ्रैगमेंटेशन नहीं होता, क्यों हुआ, क्योंकि ये टिश्यू सिस्टम है, लूज टिश्यू सिस्टम। मैंने पहले भी आपको यहाँ क्लियर किया ना कि लूज टिश्यू सिस्टम है, ऑर्गन तो है नहीं ना जो फ्रैगमेंटेशन होगा। अगर ऑर्गन होता तो मैं फ्रैगमेंटेशन कर भी देता। इसके भी आगे पॉरीफेरा ग्रुप में ही पढ़ोगे ये चीज। तो इसी वजह से ये फ्रैगमेंटेशन अलाउ कर गया, क्योंकि ये इसके पास लूज टिश्यू सिस्टम है। टिश्यू है, तोड़ दो रख के, द्वारा से प्रॉपर्टी है, द्वारा रीजनरेट कर जाएगा। ऑर्गन सिस्टम अगर हो जाता या ऑर्गन हो जाता ना, तो फिर ये रीजनरेट की पावर नहीं रखता, या फ्रैगमेंटेशन होता ही नहीं, क्योंकि एक ऑर्गन अलग भाग रहा है, एक ऑर्गन अलग भाग रहा है, कोई इशू नहीं, ठीक है। फिजन जानते हो, फिजन देखो, फिजन भी वही एक से दो जना। बडिंग, बडिंग हमारा ईस्ट में बडिंग होती है। ईस्ट में बडिंग कैसी होती है हमारी, बट देखो ईस्ट की बडिंग समझ लो एक बार, है ना, ईस्ट की बडिंग अच्छे से समझ लो। ईस्ट की बडिंग में क्या होता है, ईस्ट दो टाइप से बडिंग करती है ना। एक तो ये बडिंग हो गया, ठीक है। ये ऊपर ना ईस्ट होती है, ये ना अपने ऊपर एक बर्ड निकालती है, और ये अनइक्वल डिवीजन करते हैं, अनइक्वल डिवीजन। तो मोटी मोटी बात ये याद रखनी है कि ईस्ट है, उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोट्रोबेंस निकला, प्रोट्रोबेंस मतलब एक छोटा सा उभार निकला, जो धीरे 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 बड़ा हो गया। तो हमारा जो बडिंग है, बडिंग, बडिंग में यहाँ लिखता हूँ, बडिंग में होता है अनइक्वल डिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, अनइक्वल डिवीजन बडिंग में होता है। अब बात करते हैं बेटा फिशन। फिशन के अंदर चीजें ना एक बार में दो में डिवाइड हो जाती हैं, मतलब
इक्वल साइज होगा और एक बार में दो में डिवाइड होगा तो ये इक्वल डिवीजन कराता है। इक्वल डिवीजन है ना, फिजन में क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है और इक्वल साइज की होती है। एक्चुअली जो मोर एक्यूरेट वर्ड है ना, वो मुझे इक्वल साइज लिखना चाहिए था। इक्वल साइज है और यहाँ पर अनइक्वल साइज है। किसमें बेटा अनइक्वल साइज है, बर्डिंग में अनइक्वल साइज है, इसमें वो ठीक है। अब ये बात होगी, अब हम पढ़ते हैं स्पोर्ट्स। अब मैंने इसलिए पहले आपको ये सेक्सुअल सेक्सुअल ये सारी चीज बता दी, स्पोर्ट्स क्या होता है सब बता दिया। पता है हमें स्पोर्ट्स क्या होता है, एन होता है बेटा, ठीक है। ये सेक्सुअल प्रोडक्शन हमारे क्या बनते हैं, स्पोर्ट्स बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन स्पोर्ट्स बनने की जरूरत नहीं है, फ्रेगमेंटेशन सीधा सीधा तीन बात से होता है, फ्रेगमेंट वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फ्यूजन। हमारे सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता चुका आपको, ठीक है। कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो देखो बेटा कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि कुछ ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं जिसे हम कोनिडिया बोलते हैं, और स्पोरंजियोस्पोर बोलते हैं, और जूस्पोर बोलते हैं। जूस्पोर क्या होता है, ये मोटाइल स्पोर होते हैं। जैसे कि ये स्पोर है और इसके ऊपर ऐसे फ्लैजेला निकला होता है, तो ये क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर, जूस्पोर। ये जूस्पोर किस लिए है, ये पानी वाले जो होती है फंजाई, उनमें जूस्पोर पाए जाते हैं। और बाकी जो आपके स्पोरंजियोस्पोर, ये क्या है, ये ए प्लानोस्पोर है, मतलब इनके पास कोई ऐसा मोटाइल ऑर्गन नहीं है, ठीक है। ऑर्गन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो हमारा जू स्पोर तो हमें पता है, जू स्पोर पानी वाली फंजाई में होता है। और बाकी और नॉर्मल स्पोर्ट्स तो है ना, एयर के थ्रू, करंट एयर के करंट के थ्रू जाते ही हैं, है ना, बस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा तीन टाइप के होते हैं, ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और हमारी बेसिडियोस्पोर, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमारा किसमें, ए सेक्सुअल में तीन स्पोर, कॉर्डियोस्पोर, स्पोरंजियोस्पोर और जूस्पोर। बेटा मैं इसका आपको ना फ्लो चार्ट दे दूंगा पूरा, बस आपको इतना ही झंझट से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ लास्ट में वो फ्लो चार्ट 5 मिनट में रिवाइज कर देना है। यूं 5 मिनट रिवाइज करोगे और एग्जाम में जाके उसे कर दोगे। फंजाई फंजाई में उससे ज्यादा कहीं क्वेश्चंस पूछता भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्या था ये कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर से था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा किससे था, कोर्डिया, स्पॉन्जियोस्पोर और जूस्पोर। याद हो जाना चाहिए टिप पे ही अभी। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोटिंग बॉडीज। और ये जितने भी सारे मैंने बोला था ना, देखो ये जो फंजाई है ना, ऐसे फिलामेंट फिलामेंट फॉर्म करती है, फिलामेंट फिलामेंट होता है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ये ऐसे उभार होता है, ये ऐसे पूरी ये धागे धागे जा रहे हैं, ऐसे धागे धागे जा रहे हैं ना। और ये धागों धागे के ऊपर से एक ऐसे करके यूं उभार आते हैं, देखो ये ऐसे करके एक उभार ऐसे निकल जाता है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। ये तो देखो ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते क्यों है आखिरकार, कोई ना कोई रीजन तो होगा फ्रूटिंग बॉडी बनाने का। तो देखो क्यों फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, सपोज दैट एक ब्रेड का टुकड़ा है, ये आ गया तुम्हारा ब्रेड का टुकड़ा। और इस ब्रेड टुकड़े पे क्या हो गया, फंगल फिलामेंट ग्रो कर गए, लो हो गया फंगल फिलामेंट ग्रो, खूब सारे लो ये सब हो गया ना। तो कभी देखिए फफूंद, इसका नाम फफूंद ही है, ठीक है। तो ये फंगल है ना, ये जो ब्रेड है ना, क्या होता है, कभी इसको छू के देखना, ऊपर से एक उभार सा नजर आएगा, एकदम ऐसे उठा हुआ सा नजर आएगा, है ना। तो वो फिलामेंट होते हैं, वो फंगल फिलामेंट। तो ये क्या करते हैं, अभी ब्रेड है भाई, अब ब्रेड खाते 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 कभी ना कभी तो ब्रेड खत्म होगी। अब ब्रेड हो गई पूरी खत्म। तो ये क्या करते हैं कि अपने आप को सरवाइव कराने के लिए फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप कर देते हैं, ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मटेरियल खत्म हुआ, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर खत्म हुआ, तो हम आगे चल के अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं। ऐसा हेक्टिक नहीं है कि हाँ भाई ठीक है ब्रेड खत्म तो फंजाई खत्म, नहीं। हर इंसान अपने सर्वाइवल के लिए आगे कुछ ना कुछ बचा के रखता है, या अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाने की कुछ ना कुछ करता है। तो ये भाई फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। अपने फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है, स्पोर्स उत्पन्न होते हैं। तो वही बोल रहे हैं, तो वही कौन से मैंने बताया था, कोनिडिया, है ना, ये तुम्हारे ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर, ये फ्रूटिंग बॉडीज पे होते हैं। कोनिडिया, स्पोरंजियोस्पोर, जूस्पोर, ये सब भी कुछ स्पेशलाइज्ड फ्रूटिंग बॉडीज पे लगते हैं। द सेक्सुअल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 स्टेप्स। मैंने क्या बोलता है, ये सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन होता है बट फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो फ्यूजन नहीं होता ना, तो बस बात खत्म, तो उसमें वो 3 स्टेप आएंगे ही नहीं। जब गैमेट फॉर्मेशन हो गया, फ्यूजन होगा नहीं, तो 3 स्टेप की जरूरत ही नहीं है ना। मैंने ए सेक्सुअल साइकिल में हमें जरूरत है सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 स्टेप की। पहला स्टेप, बहुत ध्यान से सुना बेटा, ये 3 ही स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इन तीनों से खूब दवा के क्वेश्चन पुट अप करता है। तो पहला देखते हैं, समझते हो। तो पहला देखो क्या समझते हैं हम लोग, कि पहला स्टेप हमारा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी। अब भाई एकदम से सेल जाके एकदम थोड़ी ना न्यूक्लियस फ्यूज करवा देगा। स्टार्टिंग में पहले प्लाज्मा फ्यूज होगा ना, उसके बाद देन धीरे धीरे न्यूक्लियस पास में आएंगे, फिर फ्यूज हो जाएंगे। तो वही चीज है, पहले प्लाज्मोगैमी है। पहले तो क्या होता है, पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ लिखी है एनसीईआरटी ने, कि 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल, है ना। मोटाइल भी हो सकते हैं गैमेट दोनों, और दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इसके आधार पर एसोगेमस, एनासोगेमस, वो गैमेट्स टाइप की स्पीशीज डिस्क्राइब करी जाती है।
वो एनसीईआरटी में हमारे सिलेबस में भी नहीं है इसका, तो मतलब है दूसरे ग्रुप्स में है, लेकिन इसमें हमारे अभी फंजाई में नहीं है, ठीक है। तो दो मोटाइल होते हैं, और या मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं। फ्यूजन होता है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। मैंने क्या बोला, एकदम से गैमेट्स आके थोड़ी ना न्यूक्लियस फ्यूज कर देंगे, पहले तो आपस में शायद चिपकेंगे यूं करके, फिर ऐसे चिपके, फिर चिपकने के बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे सेल वॉल यहाँ से इनकी काइटिन की डिजेनरेट होगी, और फिर वो प्रोटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब प्रोटोप्लाज्म हो गया मिक्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गया, अब खत्म, अब उसका वो करवाओ, न्यूक्लियस को फ्यूज करवाओ। तो इसके आगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का नाम क्या होता है? कैरियो। कैरियो को, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कैरियो बोलते हैं। तो मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, गैमी मतलब फ्यूजन, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी, मतलब क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब तीसरा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे बोलते हैं हम ये जाइगोट के अंदर मियोसिस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखो कि फंजाई के अंदर मियोसिस कौन सी होती है? जाइगोटिक मियोसिस। क्योंकि फंजाई ग्रुप कौन सा? ये हैप्लॉइड है, ठीक है, फंजाई पूरी हैप्लॉइड है, तो मियोसिस भी जाइगोटिक होगी, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? जाइगोट के अंदर मियोसिस। मियोसिस समझा चुका हूं मैं आप लोगों को, है ना? हैप्लॉइड डिप्लॉइड सब समझा चुका हूँ, वीडियो पीछे रिवर्स लेकर के हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोबारा समझ लेना। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और जाइगोट के अंदर मियोसिस। तो फंजाई में क्या होता है? जाइगोटिक मियोसिस पाई जाती है, जबकि प्रोटिस्टा में क्या था? प्रोटिस्टा में जाइगोटिक मियोसिस थी, ठीक है। भाई एन ग्रुप है ना, हैप्लॉइड है, तो जाइगोटिक मियोसिस में होगी फंजाई के अंदर, तभी तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में करना है। भाई प्लाज्मा फ्यूज हो गया, कैरियो मतलब प्लाज्मोगेमी हो गई, कैरियो की मतलब डिप्लॉइड कंटेंट आ गया अब हमारे पास। हम भाई हमारी बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है, तो हमें क्या करना है? हैप्लॉइड कंटेंट बनाना, तो जाइगोट को मियोसिस करवा दो। मियोसिस मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बताया था मैंने। तो ये सारी हो गए, और इससे क्या बनता है? हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। स्पोर्स मैंने बताया था कि एन होते हैं। ये बात, इतनी छोटी छोटी बात है, खत्म बात। एल्गी यहाँ पर हमारी अच्छी खासी मात्रा में फिनिश होगी। अब बस छोटे छोटे कुछ ग्रुप्स हैं बेटा, वो ग्रुप पढ़ लेते हैं, एल्गी कंप्लीट हो जाएगी। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो दो हैप्लॉइड हाइफी, मैंने क्या बोला? दो हैप्लॉइड हाइफी कंपेटिबल मेटिंग करते हैं। नॉन कंपेटिबल मीटिंग नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ पर कौन सी मीटिंग होगी? कंपेटिबल मीटिंग। अगर वो कंपेटिबल है एक दूसरे के साथ तब मेट करेंगे, ठीक है। इसकी एक ही स्ट्रेन का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे दूसरे स्ट्रेन को, मतलब कि कोई अलग स्पीसीज कोई अलग स्पीसीज नहीं। वो बोला है कंपेटिबल मेटिंग होनी चाहिए हाइफी के अंदर, ठीक है। टाइप्स एंड कम टुगेदर एंड फ्यूज, आपस में आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। अभी इन्होंने ये लाइन यहाँ पर इसलिए लग दी ना, क्योंकि आगे एक ग्रुप आएगा जिसके अंदर ऐसी मीटिंग होती है कि दो हाइफी आपस में ऐसे करके आती हैं और ऐसे कंपेटिबल मीटिंग फ्यूज कर जाती हैं, ठीक है। उनके प्रोटोप्लाज्म एंड ऑल, यही सारी चीजें, ये प्लाज्मा की भी सारी उनके, ये सब आपस में फ्यूज कर जाते हैं। है तो एन बॉडी यार, गैमेट्स भी एन होता है और ये भी एन होते हैं, तो बस खत्म बात है। पे फ्यूज करेंगे, दोनों डिप्लॉयड हो जाएंगे, डिप्लॉयड के बाद फिर मियोसिस हो जाएगी, फिर देन स्पोर क्रिएट करेंगे, फिर वो करेंगे। तो मोटा मोटा क्या है हमारी, कि हम, मैं बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ थोड़ा समझाता हूँ, है ना। ये तो पढ़ लिया ना, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, ये पूरा टिप पे होना चाहिए, एकदम रटा हुआ, नींद में भी पूछ लें तो याद होना चाहिए कि प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, जाइगोट, जाइगोट होते हैं, मियोसिस। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, पहले देखो ये फंजाई होती है, ठीक है। फंजाई ने क्रिएट किया फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी से क्या निकले? स्पोर्स। स्पोर्स जनरेट हुए, क्या बनाया? माइसिली में हाइफी, तो कुछ भी बोल सकते हो। फिर यहाँ से दोबारा से फ्रूटिंग बॉडी बनी, फिर से, और ये फिर से फंजाई बनी, फिर से फ्रूटिंग बनी, फिर स्पोर, ये साइकिल पूरी एसिडी चलती रहती है, ठीक है। तो वही साइकिल है। फिर से वो, अगर ये फंजाई जो है ना, इसके माइसिली में हाइफी कहीं फ्यूज कर जाते हैं, तो फिर से फ्यूजन के बाद यहाँ पर फिर से ये दोबारा से स्पोर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, बस अपने याद रखना क्या है। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। किसी किसी फंजाई में क्या होता है, इसके अभी हम कोई न्यूक्लियस है दो, ठीक है, एक एन और एक न्यूक्लियस, अगर फ्यूज हो गए फटाक से टू एन बनाते हैं। लेकिन किसी किसी में ये एक्सेप्शन है कि वो दोनों फ्यूज होकर के टू एन इमीडिएटली नहीं बनाते। देखो, बनना एट लास्ट डिप्लॉइड स्टेज है, म्यूसिस होने के बाद स्पोर फॉर्मेशन होंगे, ये लाइफ उनकी साइकिल का पार्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि कुछ स्टेजेस में सस्पेंड रहना पड़ता है। सस्पेंड मतलब थोड़ा छुप के रहना पड़ता है, क्या कि किसी किसी स्टेजेस में क्या होता है कि वो इंस्टेंटली टू एन नहीं क्रिएट करती, एक डाई कैरियोन स्टेज क्रिएट कर देती है बीच में, ठीक है। मतलब बीच में एक एन और एन, मतलब आपस में प्लाज्मा तो फ्यूज कर गया, लेकिन वहां पर उनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करे। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करे, तो एक इसका न्यूक्लियस एंड एक इसका न्यूक्लियस एंड दोनों आपस में आ गए पास में, प्लाज्मा तो फ्यूज कर गया, अब ये कहां से टूटेंगे? तो है नहीं, तो अंदर ही एक ही सेल के अंदर क्या हो गया, दो न्यूक्लियस आ गए ना। तो वो क्या होती है? डाइकैरियोटिक सेल और डाइकैरियोटिक स्टेज।
तो यही सब है देखो बेटा, टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, जबकि इन दूसरे फंजाई, इनमें दो फंजाई कौन सी, तुम्हें याद रखना बेटा इसको, कौन सी फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, जिसमें डाइकैरियोटिक फेज या स्टेज पाई जाती है। मैंने बता दिया डाइकैरियोटिक फेज क्या होती है, एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होती है n+n, देखो n+n देयरफॉर 2 न्यूक्लियाई पर सेल, है ना। इसको कंडीशन को डाइकैरियन बोलते हैं और इसकी फेज को डाइकैरियोस फेज बोलते हैं। कंडीशन को डाइकैरियन बोलते हैं और फेज को डाइकैरियो फेज बोलते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज, बाद में जाके फ्यूज करके और डिप्लॉइड, बाद में फ्यूज करते हैं और नॉन डिप्लॉइड बन जाते हैं। देखो कुछ नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, पूरा फंजाई क्लियर हो जाएगा। ये फ्यूज कर रहे हैं, फिर डिप्लॉइड बन रहे हैं, फिर म्यूसिस हो रही है, फिर हैप्लॉइड बन जा रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा नथिंग, कुछ नहीं है फंजाई के अंदर, बस कुछ ग्रुप है दो चार, रट डालने, 1 मिनट में फ्लो चार्ट दे दूंगा, इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा सारा चीजें। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to the formation of haploid spore। अब देखो, जो फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज कॉज करती हैं, वहां पर रिडक्शन डिवीजन आपका फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है। मतलब म्यूसिस कहां होती है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। ये चीज याद रखो कि म्यूसिस कहां होती है, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर होती है, ठीक है, जो जो फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज बनाती हैं। तो एनसीईआरटी भी यही लगती है कि लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, रिडक्शन डिवीजन आपका होगा फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा, याद रख लो इसको, घोट जाओ इसको, ठीक है, कि फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर होती है। आगे चलते हैं ना, आ जाओ। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माई, हाँ अब देखो मैंने क्या बोला था, अरे नीचे क्यों से आ रहा है ये, ठीक है, देख रहे भूत चल रहा है क्या यहाँ पर क्या, ठीक है, आओ। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशंस एंड फ्रूटिंग बॉडीज। अब मैंने बोला ना, किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए 3 आधारभूत होने चाहिए, मतलब कोई ना कोई एक बेसिस तो होना चाहिए कि हम चीजों को क्लासिफाई कैसे करें। आज तक दुनिया में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं बना जिसका कोई बेस ना हो, तो यहाँ पे भाई क्लासिफिकेशन बेस होना चाहिए। तो कौन सा बेस है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा फ्रूटिंग बॉडी। टिट्टो दिमाग में छप जाना चाहिए, याद होने चाहिए, ये कौन सा, अरे भाई पेन कहाँ गया, ठीक है, याद होने चाहिए। पहला कौन सा, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस मोड से वो स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है, तीसरा फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज वो क्रिएट कर रहे हैं। फ्रूटिंग बॉडीज में हमारा क्या होता है बेटा, मियोसिस, जाइगोट, रिडक्शन डिवीजन, और यही बेस बने हैं किसके, वेरियस क्लासेस के। अब हमारे पास कितनी क्लास आती है बेटा, हमारे पास आती है 4 क्लास। किसके बेस पे हमने याद किया, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, और तीसरा फ्रूटिंग बॉडी। सिंपली याद हो जाए, क्योंकि अभी हम जो पहले पढ़ के आए ना वही चीज है कि पहले स्टार्टिंग में पहले क्या पढ़ी, माइसीलियम पढ़ी, मॉर्फोलॉजी है ना, हाइफी होती है। दूसरी बार क्या पढ़ी हमने, फिर उनके स्पोर फॉर्मेशन पढ़े हमने कि मोड कैसे स्पोर फॉर्मेशन, फिर तीसरी बार हमने क्या पढ़ लिया, फ्रूटिंग बॉडी पढ़ ली, खत्म बात, इन्हीं तीनों बेस कर लो, हो गया। अब देखो पहला ग्रुप पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज में 4 ग्रुप आते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो, और बेचारा लास्ट में हमारा ड्यूट्रो। इससे कुछ नहीं हो सकता, होगा आगे, होगा क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। फाइकोमाइसिटीज देखो, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। मैंने बोला ना कुछ फंजाई एक्वेटिक में पाई जाती हैं, कुछ फंजाई कहाँ पाई जाती है, एक्वेटिक। एक्वेटिक है, जाहिर सी बात, तैरने के लिए भाई कुछ ना कुछ स्विमिंग कॉस्ट्यूम चाहिए, तो एक्वेटिक है। कुछ फंजाई हमारी क्या होती हैं, ये फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक होती है, तभी इन्होंने जूस्पोर का निर्माण हुआ। क्यों, जूस्पोर के पास तैरने के लिए कॉस्ट्यूम है, मतलब फ्लैचिला है इनके पास, जूस्पोर के पास मोटाइल है, ये याद रखना। किसमें पाए जाते हैं जूस्पोर, एक्वेटिक फंजाई में, कौन सी है, फाइकोमाइसिटीज। अब देखो डेकिंग वुड, सड़ी गली, लकड़ियों पे रहते हैं, मॉइस्ट और डैम्प प्लेस, ये तो दुनिया जानती है, मॉइस्ट और डैम्प प्लेस है, बोला था ना, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, तो मॉइस्ट और डैम्प प्लेस, ठीक है, वही चीज है। और ऐसा ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है भाई, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। कैसे मतलब, ऑब्लिगेट का मतलब अगर वो बंदा उसके साथ से हट गया ना तो वो मर जाएगी, ये चीज है, जो भी है मर जाएगी। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, प्लांट के अंदर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है, मतलब अगर प्लांट खत्म हुआ ना तो डैम श्योर है भाई ये भी दम तोड़ देगी। तो फाइकोमाइसिटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या याद पता चली कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। अब देखो माइसीलियम दुनिया जानती है, सिनोसिटिक और ये होती है, कहाँ गई, एसेप्टेड और सिनोसिटिक। देखो एक चीज ना, मैं तुम्हें ना बताया था ना, फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, सब पता चल जाएगा उसे, माइसीलियम एसेप्टेड है, कौन सी सेप्टेड है, कौन सेप्टेड नहीं है, सिनोसिटिक, सब पता चल जाएगा। वो लास्ट में एक फटाक से दूंगा मैं, वो आराम से पता चल जाएगा वो।
टेक प्लेस बाय जूस्पोर मोटाइल और बाय ए प्लानोस्पोर। अब देखो क्या है ए सेक्सुअल प्रोडक्शन, ए सेक्सुअल एक सेक्सुअल स्पोर हमारे याद करो कौन कौन से, तो स्पोरोंजियोस्पोर, कोनिडिया, कोनिडिया था, स्पोरोंजियोस्पोर था, कोनिडिया था, जूस्पोर था। मैंने स्पोरोंजियोस्पोर को भी एप्लानोस्पोर बोला था ना, एप्लानोस्पोर मतलब वो स्पोर जिनके पास मोटाइल मतलब ऐसे कॉस्ट्यूम नहीं है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है, मतलब ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, ऐसा कोई सॉरी स्ट्रक्चर नहीं है आपका मूवमेंट करने के लिए, तो इसलिए मैंने ए प्लानो बोल दिया। ए प्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल है ना। जूस्पोर स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, ए प्लानोस्पोर स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है। तो इसके प्रोटेक्शन के दो स्पोर हैं, जूस्पोर, एप्लोनोस्पोर। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि फाइकोमाइसिटीज में दो टाइप का रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर जो कि जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर हैं, जो कि आपके कहाँ होते हैं, एंडोजीनियसली, कहां पर, स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम मतलब एक डब्बा है ना, जस्ट लाइक डब्बा, स्पोरेंजियम में होते हैं। स्पोरेंजियम मतलब वो स्ट्रक्चर जहां वो स्ट्रक्चर जो स्पोर को कंटेंट करता हो। तो क्या मैंने बोला कि आपका एंडोजीनियसली है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना कि फाइकोमाइसिटिस में ए सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से, जाइगोस्पोर और ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर मतलब जिनके पास तैरने के लिए कुछ नहीं है, कॉस्ट्यूम नहीं है, और जूस्पोर के पास है। तो वो क्या है, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं ना, बस ये याद रखना, एंडोजीनियसली बस याद रखना, एसेक्सुअल स्पोर एंडोजीनियसली। दो बार रटो जल्दी से, दो बार बोलो कि एंडोजीनियसली, एंडोजीनियसली है ना। कौन से, एसेक्सुअल स्पोर किसमें, फाइकोमाइसिटिस में। अब क्या है, जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जाइगोस्पोर के, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है, ये क्या है, जाइगोस्पोर किस चीज से बना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बना, क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बना। यहाँ एक बात आ गई, फ्यूजन। पहले इसलिए मैंने सारी चीज क्लियर करी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि सेक्सुअल सेक्सुअल में मैंने बताया था ना कि गैमेट फॉर्मेशन होता है बट फ्यूजन नहीं होता। यहाँ पर फ्यूजन हो गया मतलब सेक्सुअल हो गया ना ये। तो मतलब हमने फाइकोमेशन में ए सेक्सुअल पढ़ लिया, सेक्सुअल पढ़ लिया, सेक्सुअल में हमारा जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होता है। याद रखना अपने को, सिंपल सिंपल, ज्यादा ऐसा माथा पच्ची नहीं करनी, घोट जाओ आराम से कि जाइगोस्पोर क्या है, सेक्सुअल स्पोर है, खत्म बात। फ्यूजन ऑफ दो गैमेट से फ्यूज होता है, दैट्स इट। इसके अलावा नहीं कुछ पढ़ना है, ज्यादा पढ़ोगे तो क्या मतलब है कोई फालतू का। These gametes are similar in morphology। देखो अब ये गैमेट मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हो सकते हैं, मतलब इनका शेप स्ट्रक्चर आप देखकर नहीं बता सकते कौन मेल है कौन फीमेल है, नहीं बता सकते। ऐसे स्ट्रक्चर को हम आइसोगैमस बोलते हैं। आइसोगैमस, गैमस मतलब गैमेट्स, आइसो मतलब जो सेम अवस्था में सेम स्ट्रक्चर में हो, तो क्या है, ये आइसोगैमस है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो डिसिमिलर है। डिसिमिलर मतलब, डिसिमिलर मतलब जिनका शेप साइज सेम है, मतलब सॉरी शेप सेम डिफरेंट है, शेप और साइज डिफरेंट है, लेकिन मोटाइल है दोनों, ठीक है। दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, हालांकि मैक्सिमम टाइम मोटाइल होते हैं। तो वो क्या है, वो एन आइसोगैमस है। जो डिसिमिलर साइज है वो एन आइसोगैमस है, और ऊ गैमस। अब देखो एन आइसोगैमस ऊ गैमस में सबसे बड़ा अंतर क्या है, एन आइसोगैमस में क्या होता है, दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं लेकिन डिसिमिलर साइज के होते हैं, पहली बात एन आइसोगैमस में। दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि एन आइसोगैमस में दोनों डिसिमिलर साइज के होते हैं और उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसके थ्रू मोटाइल कर सकते हैं। दूसरी बात सेक्सुअल स्पोर, ये जो ऊगैमस है, ऊगैमस मैंने बताया था कि एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है, दोनों डिसिमिलर होते हैं। हालांकि मेल ज्यादातर मोटाइल होता है, भाई भागने में माहिर होते हैं। मेल मोटाइल होता है और फीमेल स्टैटिक होती है। फीमेल कैसी होती है, स्टैटिक। यहाँ फीमेल स्पोर स्टैटिक रहता है। तो जनरली यूगेमस में ये कंडीशन पाई जाती है कि फीमेल स्पोर स्टैटिक है और मेल स्पोर मोटाइल है, ठीक है। मोटी मोटी बात ये है, बस बात खत्म। अब आगे पढ़ते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल है। म्यूकुर, म्यूकुर मतलब, म्यूकुर एक फंगस है। राइजोपस द ब्रेड मॉड, है ना, इसको डंग मॉड भी बोल सकते हैं ना, गोबर पे उगता है ये सब चीजें। और राइजोपस क्या है, ब्रेड मॉड, ब्रेड पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो राइजोपस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ब्रेड मॉड। इसका आंसर क्वेश्चन कई बार पूछा डायरेक्टली उठा के, ब्रेड मॉड क्या है, ठीक है, राइजोपस है। एल्बिगो हमारी पैरासिटिक फंजाई है। पैरासिटिक इस पे एनसीईआरटी ने पहले ही दे दिया, व्हाइट व्हाइट स्पॉट और मस्टर्ड लीफ। तो वो कौन सी है हमारी, एल्बिगो। व्हाइट स्पॉट डालती है किसमें, मस्टर्ड लीफ पे। सरसों, मस्टर्ड मतलब सरसों, व्हाइट स्पॉट ऑन सरसों, ऐसे यार ऐसे बोलो, ठीक है। तो सरसों पे क्या करती है, व्हाइट स्पॉट डालती है ये। तो ये एक पैरासिटिक फंजाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, ये पैरासिटिक फंजाई है, ठीक है, व्हाइट स्पॉट मस्टर्ड। अब देखो डायग्राम देख लो एक बार जल्दी। फंजाई क्या है, ये हमारा कहाँ गया पहला वाला, मुकर कहाँ गया, म्यूकर, म्यूकर, म्यूकर बोलो कुछ बोलो। ये देखो म्यूकर है। देखो ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, ये धीरे, ये मैं दिखाता हूँ एक सेकंड।
ये क्या है, ये फिलामेंट्स है, ये फिलामेंट्स है, ये देखो ये फिलामेंट्स है ना, खूब सारे ऐसे ऐसे फिलामेंट्स है, देखो ये कितने मैच टाइप्स ऐसे बने पड़े हैं एकदम से ऐसे। ये क्या है, म्यूकर है, ये डायग्राम याद रखना, म्यूकर है ये वाला कौन सा डायग्राम है, ये एस्परजिलस का है, ठीक है, ये हमारा एस्परजिलस का है। देखो ये वाला डायग्राम कौन सा है, ये एस्परजिलस का है। ये डायग्राम एज इट इज मेमोराइज होनी चाहिए। मैं लास्ट में ना एक ऐसा वो सीरीज निकालूंगा जिसके अंदर ना ये पूरे के पूरे डायग्राम आपके सिर्फ कुछ ही टाइम में पूरे एनसीईआरटी डायग्राम कवर हो जाएंगे, आपको कहीं दूसरी बार एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। बस वीडियो देखो एक बार, वो पूरे एनसीईआरटी डायग्राम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है आपको। तो ये क्या है, ये एस्परजिलस हो गया, ये क्या है, म्यूकर, वो सॉरी एग्रीगस, है ना, एग्रीगस इसे खाते भी मशरूम है ये ना, कुकुरमुत्ता, एग्रीगस, ठीक है। अब पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, एस्को मतलब सैक लाइक, मतलब झोला, मतलब बैग लाइक, एक थैला, एक थैला नुमा स्ट्रक्चर को एस्कस बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। माइसिटीज जानते ही हो, फंजाई के लिए यूज किया है उसके, माइसिलियम फिलामेंट्स के लिए। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, सैक फंजाई मतलब थैले वाली फंजाई है, ये थैले वाली फंजाई, ये थैला, सैक फंजाई, ठीक है। द एस्कोमाइटिस आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, ज्यादातर, देखो हमने बताया था ना कि ईस्ट का कोई एक्सेप्शन था एक ना, बाकी सब फिलामेंटस होती है, तो ये ईस्ट इसी में आती है। एस्कोमाइसिटिस में क्या होती है कि मोस्टली मल्टीसेलुलर होती है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, इसे हम ईस्ट बोलते हैं। देखो पेनिसिलियम बता दिया था मैंने तुम्हें, है ना, एंटीबायोटिक है, और ईस्ट का बता दिया। ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है, इसे कहते हैं ब्रेवर ईस्ट बोलते हैं, बियर बनती है और हमारा ब्रेड बनता है, ठीक है। इसको ब्रेड को कौन खराब करता है, राइजोपस। तो ऐसे याद रखो, ईस्ट बनाती है ब्रेड, सैक्रोमाइसिस, और उसको ब्रेड कौन खराब करता है, राइजोपस, ठीक है। अभी क्या, दे आर सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक होती है, डीकम्पोजर्स होती है, पैरासिटिक होती है, कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म याद रखो कि ग्रोइंग ऑन डंग, डंग डंग पे ग्रो करती है, ठीक है ना, ग्रोइंग ऑन डंग। तो इसने ना, इसने एक चीज याद रखना कि इसने इसने एस्कोमाइसिटिस के लिए कॉप्रोफिलस का यूज किया है, ठीक है। किसके लिए यूज किया है, एस्कोमाइसिटिस के लिए कॉप्रोफिलस का यूज किया है, जो कि डंग पे ग्रो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ये। अब इसकी देखो, इसकी माइसिलियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइसिलियम थोड़ी चेंज है, यहाँ पर माइसिलियम चेंज करते हैं, यही बताते हैं ना। यहाँ पर माइसिलियम का चेंज है। देखो अभी तक मैंने पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज, है ना, तो बेटा फाइकोमाइसिटीज के अंदर ही एक ऐसा ग्रुप है एक लौता जो सबसे अलग ही चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें माइसिलियम क्या होता है, ए सेप्टेट होता है, माइसिलियम होता है ए सेप्टेट। इसमें माइसिलियम ए सेप्टेट पाया जाता है ना, ए सेप्टेट मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अब आते हैं हमारे तीन ग्रुप, एस्को, बेसिडियो, और फिर एक दूसरा कौन है, ड्यूट्रो। तो बेटा ड्यूट्रो, एस्को, बेसिडियो, ये तीनों तीनों ग्रुप एक ही रहते हैं, ठीक है, एक ही साथ रहते हैं, और इनका क्या है, इनका है सेप्टेट। इनकी जो माइसिलियम है ना, उसमें क्रॉस वॉल आ जाती है, ठीक है, तो वो सेप्टेट फॉर्म करते हैं। तो हमारा पहले में मोटी मोटी बात क्या है, फाइकोमाइसिटिस, माइसिलियम ए सेप्टेट। दूसरी बात एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियो और ड्यूट्रो, माइसिलियम सेप्टेट, और उनमें सॉरी माइसिलियम ए सेप्टेट है ना, याद रखना, लैंग्वेज समझ जाए, ए सेप्टेट, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हो गया। अब क्या करते हैं, हम एस्कोमाइटिस में पढ़ लिया, हम देखो आगे बढ़ते हैं एस्कोमाइटिस के अंदर ही, थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे। एस्कोमाइटिस क्या, ब्रांच होता है ना, सेप्टेट होता है, मैंने पहले बताया था कि ब्रांच होता है, ब्रांच तो हो गई ना, जब साइड सी बात है, वो माइसिलियम ऐसे फिलामेंट्स यूं करके आते हैं, तो कोई इधर से घुसता है, कोई इधर से, कोई इधर से, तो कोई इधर से, तो ब्रांच होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स कॉनिडिया होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखने की, ए सेक्सुअल, सॉरी सेक्सुअल कह रहा हूँ, ए सेक्सुअल स्पोर क्या होता है, कॉनिडिया होता है, जो प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनियसली। अभी हमने क्या फाइकोमाइसिटिस पढ़ी, इसका ए सेक्सुअल स्पोर क्या होता था, एंडोजीनियसली, और कहां पर होता था, स्पोरेंजियम के अंदर होता था। दूसरी बात, हमने यहाँ क्या पढ़ा, यहाँ पर ए सेक्सुअल स्पोर जिसका नाम कोनिडिया है, वो कहाँ होता है, एक्सोजीनियस होता है। देखो मैं अभी बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये कैसे याद होता है। एक होता है पक्सीनिया, सॉरी पेनिसिलियम, ये है पेनिसिलियम, कुछ ऐसे बनती है ये पेनिस, ये है ना, ये कुछ इस टाइप से ग्रो करती है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, कोनिडिया, तो ऐसे लगते हैं कोनिडिया, ये बस एक्स एंड डायग्राम याद रखो, ये कोनिडिया ऐसे कुछ लगते हैं इन पे ना, ये है कोनिडिया, ये ज्यादा बड़ा कोनिडिया हो गया, ये है कोनिडिया, तो ये क्या है, कोनिडिया, तो ये कोनिडिया ऐसा देखो, तो ऐसा लग रहा है ना कि बाहर की तरफ लग रहा है एक्सोजीनियस, कोई ना उन पे कोई कवरिंग है ना कैपिंग है ना कोई इन पे कॉस्ट्यूम पहना रखी है, तो क्या है, ये बाहर की तरफ लग रहे हैं ना। तो याद रखना पेनिसिलियम का डायग्राम मन में याद रख लो कि पेनिसिलियम का डायग्राम ऐसे, और ऊपर स्पोर 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 लगे हुए हैं, तो आराम से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल
एक पेनिसिलियम याद आ गया ना, देखो इससे क्या एस्कोमाइसिटी का एग्जांपल भी तुम्हें याद आ गया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम याद आती है, उसका स्ट्रक्चर तुम्हारे माइंड में घूमना चाहिए। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना। ये स्ट्रक्चर है, इसका डायग्राम तुम स्ट्रक्चर तुम्हें याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर के साथ तुम्हें पता नहीं कॉन्डिया कैसे लगी है, कॉन्डिया लगते तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनियसली है, वहां पर एंडोजीनियसली, ठीक है, बाद में मैं सब सारी चीज क्लियर करूंगा। अब देखो वही चीज है कोरोनिडिया आगे, एक स्पेशल माइसिलियम जिसका नाम कोरोडियोफोर होता है, ये चीज तो देखो यही तो है, ये कोरोडियोफोर होता है स्पेशल माइसिलियम। ये आगे और बाइफरकेट करती है, छोटी छोटी ऐसे डिवाइड करती है, फिर आगे कोनिडियोफोर बनाती है, कोनिडियोफोर। तो एक स्पेशल माइसिलियम है इसका। अब देखो यहाँ पर एक माइसिलियम का नाम पड़ गया ना, एंसिडेंटली माइसिलियम का नाम भी दे दिया। कौन सा माइसिलियम है यहाँ पर? कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर किसमें पाया जाता है? एस्कोमाइसिटिस में। क्या निकलती है? कोनिडिया निकलती है। क्या होता है? एक्सोजीनियसली होता है। किसी का रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक लिंक बनाते चलोगे तो बहुत सारे से याद हो जाएगा। जर्मिनेशन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं माइसिलियम, जाहिर सी बात है वो आगे जर्मिनेट करके माइसिलियम तो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर देखो एस्कोस्पोर विच प्रोड्यूस एंडोजीनियसली। अब यार एक सीधी सीधी बात है कि एस्कोस्पोर, नाम ही एस्कोमाइसिटी है, मतलब एक थैला, थैले का हम कहीं ना कहीं यूज तो करेंगे ना पूरी फंजाई इसके एस्कोमाइसिटिस में, नहीं तो नाम का मतलब क्या रह जाएगा। तो हमने थैले का यूज क्या किया, इसमें स्पोर भर लिए अंदर, है ना, तो क्या हो गया? एंडोजीनियसली हो गया ना। तो एस्कोमाइसिटिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे नाम रखा गया है इसका। क्या कि थैला था, मतलब एस्कस था, उसमें बहुत सारे स्पोर भर डाले, ठीक है। तो वही है कि क्या था, वो एक एस्कस था, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर भर डाले, ठीक है। तो क्या हो गया, वो तो हो गया ना एंडोजीनियसली। देखो बन गया एंडोजीनियसली, नाम से ही पता लग रहा है एस्कस, एस्कस मतलब उसमें बहुत सारे थैले में स्पोर, स्पोर मतलब हमने एंडोजीनियसली कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है एक्सोजीनियसली क्या होगा, एंडोजीनियसली क्या होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता ही है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना बेटा, नाम पे जाओ और सीधा नाम से काम निकल जाता है। तो वही चीज है। इन सैकलाई एस्काई सिंगुलर एस्कस, सिंगुलर एस बोलते हैं और सैकलाई एस्काई बोलते हैं, दीज एस्काई अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एसोकार्प, है ना। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारे स्पोर होते हैं उनका नाम क्या है? एस्कोस्पोर। और जो तुम्हारा थैला होता है उसका नाम क्या होता है? एस्कोकार्प। ये देखो यहाँ फिर लिख रहा हूँ एक बार और, थैला, थैले का नाम क्या होता है? एस्कोकार्प। और जो तुम्हारा उसमें वो कंटेंट जो होता है वो होता है एस्कोस्पोर। तो एंडोस्पोर हो गया। एग्जाम्पल याद रखो, एस्परजिलस, एस्परजिलस का भी डायग्राम दिखाया था ना मैंने, वो ऐसे करके ये पूरा ऐसे गोल राउंड होता है। एस्परजिलस क्लेविसेप्स पर्पुरिया इसका पूरा नाम है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत ज्यादा अधिक पूछने वाला है इसमें कि ये किसमें काम आता है, जेनेटिक वर्क, ठीक है। देखो यहाँ न्यूरोस्पोरा, सीधा एक नीचे जेनेटिक वर्क, न्यूरोस्पोरा के जस्ट नीचे जेनेटिक वर्क लिखा हुआ है, तो मतलब ये जेनेटिक वर्क में काम होता है। इसको यहाँ लिखा भी है, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो ये चीज याद रखना, क्या क्या एग्जांपल है। पहला एग्जांपल हमारा देखो, एग्जांपल बहुत सारे एंड साइड नहीं दे रखे हैं, लेकिन यहाँ नीचे कुछ ही दे रखे हैं। देखो पहला एग्जांपल ईस्ट, याद रखो ईस्ट आ गया। दूसरा एग्जांपल पेनिसिलियम आ गया, है ना, ईस्ट पेनिसिलियम आ गया। तीसरा एग्जांपल हमारा क्या आ जाएगा तुम्हारा? एस्परजिलस आ जाएगा, क्लेविसेप्स आ जाएगा, न्यूरोस्पोरा आ जाएगा। तो हमारे कितने हैं? पांच तो ये हो गए। और कौन सा है छठा? एक मोरल्स एंड ट्रफल्स। कौन से? मोरल्स और ट्रफल्स। आप किसी मतलब दूसरी कंट्रीज में इधर जाओगे ना, तो इनकी डिश बनती है मोरल्स एंड ट्रफल्स की, और ये ना बहुत डिलीशियस होती है, खाने में बहुत डिलीशियस होती है। यहाँ पर इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में इनकी डिश बनाई जाती है मोरल्स और ट्रफल्स की। क्या होते हैं ये? डिलीशियस होते हैं और ईडेबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो क्या है मोरल ट्रफल्स, ठीक है, डॉक्टर बन जाओगे तो खा के आना, ये बहुत महंगी होती है। मोरल्स और ट्रफल्स ईडेबल होती है और कंसिडर एज डिलीशियस, है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको कि ईडेबल फंजाई किस ग्रुप में पाई जाती है, कौन सी ग्रुप में पाई जाती है? एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियम, बेसिडियम मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं इनको, पफ बॉल्स भी बोलते हैं ना, बहुत प्यारा नाम है पफ बॉल्स, पफ की तरफ होते हैं, पफ बॉल्स, छोटी बॉल्स होती हैं पफ की टाइप से साइज में होती है ना, पफ बॉल्स बोलते हैं। ये सॉइल पे ग्रो करता है, लॉक पे ग्रो करता है, ट्री स्टम्प्स पे, और लिविंग प्लांट बॉडी पे एज अ पैरासाइट ग्रो करता है। इसके बस दो प्रमुख एग्जांपल है, रस्ट और स्मट, याद कर लो। और कुछ चीजें याद कर लो, पूरे रटने की जरूरत ही नहीं है इसको सिर्फ, ठीक है। फंजाई का यही है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें निकालो पॉइंट और रट डालो, उसके अलावा कोई इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता ही नहीं कहीं से भी। तो क्या है? रस्ट और स्मट है, ये माइसिलियम ब्रांच होते हैं, सेपरेट होते हैं, अभी बताया था कि मैंने तीनों बता देता है, माइसिलियम ब्रांच और सेपरेट होते हैं। ये सेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा जो ये बेसिडियोमाइसिटिस में ना कुछ नहीं पाया जाता है, ना सेक्सुअल स्पोर पाया जाता है, ना सेक्स ऑर्गन पाया, ऑर्गन तो कहाँ से पाए जाएंगे जब टिश्यू ही है तो, ठीक है। तो देखो
ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है किस चीज के अंदर, हमारी बेसिडियोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होते। बेसिडियो में बेचारे का ए सेक्सुअल स्पोर तक नहीं होते, ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते। बेसिडियो में ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते, सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता। अब करे क्या ये, कुछ नहीं, ऑप्शन तो है ही इसके पास, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना। ए सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते, जनरली नॉट फाउंड, जनरली लिखा है, जनरली है ना। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमन फ्रेगमेंटेशन से कर लेता है। बॉडी है टुकड़े में टूट जाएगी, दोबारा से रीजनरेट कर जाएगी, बस हो गया फ्रेगमेंटेशन। हो तो प्रोजेनी तो आगे बढ़ गई ना, भले से किसी चीज से बड़ी हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से फ्रेगमेंटेशन से आगे होगी। देखो आगे मैंने बताया सेक्स ऑर्गन बेचारे के पास नहीं है, एब्सेंट है इसके पास, आप करे क्या। अब जब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो प्लाज्मा को भी एंड देखो तभी मैंने बताया था ना कि कुछ ऐसे एंड स्टार्टिंग में लिख दिया था कि कुछ ऐसे कंपेटिबल हाइफी की मीटिंग होती है, तो वो ये बेसिडोमाइसिटिस के लिए वो कैरेक्टर निर्धारित किया गया था क्या, कि प्लाज्मोगेमी हो जाती है ब्राउट अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। ये इंपॉर्टेंट बात है यार, सेम सेम स्ट्रेन कैसे हो जाएगा, अगर एक पॉजिटिव कहाँ से मीटिंग कर लेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्ट्रेन, तो ये तो मीटिंग करेंगे तभी तो वेरिएबिलिटी आएगी, और जीनोटाइप्स भी अलग होने चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो अब करेंगे क्या, सिंपल लेंगे दो आपस में आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों चिपकेंगे, और दोनों चिपकने के बाद क्या करेंगे, अपनी सेल वॉल को डिग्रेड करेंगे, और डिग्रेड करके आपस के प्लाज्मा को घोल देंगे एक दूसरे के अंदर, है ना, विलीन हो जाएंगे एक दूसरे में। अब जब प्लाज्मा घुल गया फिर क्या हो गया, जाहिर से प्लाज्मा घुल गया तो भाई इसके पास भी न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस। अब क्या, अब जब दोनों के पास न्यूक्लियस तो फिर क्या हो गया, दो न्यूक्लियस। अब एक सेल में क्या हो गया, दो न्यूक्लियस। तो अब इन दो न्यूक्लियस को परसिस्ट रखते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए इस स्टेज को परसिस्ट रखते हैं, जिसे हम डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, डाइकैरियोन और डाइकैरियोटिक फेज। तो अब एक सेल में क्या हो गया, दो न्यूक्लियस हो गया, डाई मतलब दो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, है ना। तो अब ये आ गया रिजल्ट, देखो हाँ लिखा ना, सोमेटिक जीनोटाइप आ गया, और रिजल्ट स्ट्रक्चर इन डाइकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। अब क्या होता है, ये जो अभी होगी प्लाज्मोगेमी, है ना, सब कुछ हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गया, न्यूक्लियस भी आपस में आ गया पास, अब न्यूक्लियस फ्यूज नहीं डाइकैरियोटिक स्टेज होगी। अब यही डाइकैरियोटिक स्टेज, अभी ये डाइकैरियोटिक स्टेज फ्यूज नहीं हुई है, ध्यान रखना, फ्यूजन नहीं हुआ है अभी इसके अंदर। अब यही डाइकैरियोटिक स्टेज आगे बढ़ के क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडीज, इसे हम बेसिडियम बोलते हैं। अभी मैं एक चीज बहुत शानदार बताऊंगा आपको, देखो ये है ना, ये क्या है, एग्रीकस कुकुरमुत्ता, ये एग्रीकस है, ठीक है। इसके नीचे ये एग्रीकस के, थ्री डायग्राम ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एग्रीकस है ना, मतलब ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे है ना एग्रीकस, दिख रहा है बेटा, ये एग्रीकस है, ठीक है। एग्रीकस के ये नीचे, इस एग्रीकस को मैंने ऐसे कर दिया है ना, ऐसे, ये एग्रीकस, एग्री मतलब वही मशरूम, इसको ऐसे कर दिया। इसके देखो इधर साइड ये इसके इधर साइड क्या होता है, स्पोर्स लग जाते हैं, यही बेसिडियम बनाता है इसके नीचे, है ना। तो वही बोल रहा है कि ये जो कैरियोगेमी एंड म्यूसिस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि डाइक्रोटिक स्टेज, अभी अभी ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए हैं, अभी इन्होंने क्या बनाया, बेसिडियम बनाया है, ठीक है। अब इस बेसिडियम में कैरियोगेमी होगी और म्यूसिस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यार एनसीईआरटी ने, कि कैरियोगेमी और म्यूसिस कहाँ होती है। देखो सब जानते हैं कि बेसिडियम में म्यूसिस होगी, है ना, जानते तो सब ये है कि बेसिडियम में म्यूसिस होगी, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि कैरियोगेमी भी बेसिडियम में होगी, है ना। आपकी जो ये है ना, क्या कहते हैं, ये जो दो हाइफी थी ना कंपेटेबल, जब बीच में आ गई थी, प्लाज्मा मिल गया, फिर न्यूक्लियस पास में आ गए, तभी इन्होंने डाइक्रोटिक वो बना दी थी, फ्लोटिंग बॉडीज बनाई थी। लेकिन अभी उस फ्लोटिंग बॉडीज के अंदर दोनों फ्यूज बाद में होंगे, मतलब कैरियोगेमी बाद में होगी, एंड देन उसके बाद म्यूस, अब कैरियोगेमी होगी तो जाहिर सी बात है 2n हो गया ना, अब हमें उसको हाफ करना था बेटा, तो हाफ करने के लिए करेंगे हम उसको म्यूसिस कर देंगे, एन बन जाएगा, तो आगे फन जाइए हमारे पास। कैरियोगेमी म्यूसिस कहाँ पे होती है, बेसिडियम होती है, प्रोड्यूस फोर बेसिडियो स्पोर्स, ये नंबर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, फोर बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। इसके नीचे तो यहाँ पर होते हैं, ये ऐसे, दूसरा कलर लेता हूँ मैं, ये वाला, ऐसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये पूरे पूरे क्या बनते हैं, ये बेसिडियम बनते हैं ना, बेसिडियो स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स, द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजिनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। देखो साफ पता चल रहा है यार, ये मैं कह रहा हूँ ना, स्ट्रक्चर से सब कुछ पता चल जाएगा, ये बेसिडियम है, यहाँ पर क्या है, स्पोर है। अब स्पोर के एक्सोजीनियस की थैले में थोड़ी किसी के अंदर, तो ये क्या है, ये एक्सोजीनियसली स्पोर है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर बीच में स्पोर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कभी ना किसी गांव के अंदर किसी खेत में जाना ना, वहाँ जहाँ पर ये एग्रीकस मशरूम उगते हैं, तो इनको क्या होता है ना कि जब जहाँ मशरूम की खेती होती है ना, वहाँ पर क्या होती है, रिंग्स फॉर्मेशन हो जाती है, इसको हम रे रिंग्स बोलते हैं, हालांकि एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन ये ऐसे समझाने के लिए है, फेरी रिंग्स बोलते हैं इनको, एक ऐसे करके रिंग्स फॉर्म होती है,
फिर ऐसे करके रिंग फॉर्म होती है। मतलब यहाँ पर एक एग्रीगस है, यहाँ पर एक एग्रीगस है, यहाँ पर एक एग्रीगस है। जब इसके स्पोर गिरते हैं ना तो इसके जस्ट एक सामने एक रिंग फॉर्म हो जाती है, फिर इसके आगे इधर पूरा एग्रीगस एग्रीगस फॉर्म होते हैं, फिर इधर एग्रीगस एग्रीगस। तो ऐसे करके खेती होती है इनकी। मतलब ये एग्रीगस है, फिर आगे फिर इधर एग्रीगस, फिर ऐसे एग्रीगस, फिर ऐसे एग्रीगस, पूरे बढ़ते आते हैं और पूरी खेती अच्छे से दिख रहा है ना ये बेटा। ये एग्रीगस की खेती कर दी हमने यहाँ पर। तो ये क्या है, ये एग्रीगस की खेती। तो पूरी है ऑल अबाउट बेसिडियोमाइसीटीज है। बेसिडियोमाइसीटीज हमने साफ साफ पढ़ा, क्या पढ़ा कि बेसिडियो स्पोर्स एक्सोजेनिकली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम। द बेसिडिया अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प। और जो ये कुछ बेसिडिया होते हैं जो बेसिडियो कार्प्स, अब ये फ्रूटिंग बॉडीज है, इसे हम बेसिडिया कार्प्स बोलते हैं। सब मेंबर्स है एग्रीगस, जिसे मशरूम बोलते हैं। अस्टिलागो स्मट है और पक्सीनिया हमारा फंगस है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें अस्टिलागो और पक्सीनिया दोनों पैरासिटिक है। एनसीईआरटी ने पहले ये बात क्लियर कर दी है कि दोनों पैरासिटिक हैं ये, लेकिन मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ कि अस्टिलागो और पक्सीनिया दोनों पैरासिटिक है। और आपका मशरूम, मशरूम को देखा है किसी जानवर की खाल पे उगते हुए? नहीं ना। तो ये क्या होता है, ये मशरूम कहाँ उगता है, उस पे होता है लॉग्स पे, ट्रीज पे। तो ये क्या है, ये सेप्रोफाइट है। हाँ सेप्रोफाइट है ना। तो ये चीज याद रखना कि मशरूम एग्रीगस क्या है, सेप्रोफाइट है, और अस्टिलागो पक्सिनी क्या है, आपका पैरासिटिक है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। हालांकि एंसर ने एस्टिलागो पक्सिनिया के बारे में आगे वहां पर डिस्क्राइब कर दिया है कि ये पैरासिटिक है, लेकिन ये मशरूम के बारे में नहीं किया था। मशरूम क्या है, सेप्रोफाइट है ना, और ये पैरासिट है। तो बस इतना हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। ड्यूटीरो, लास्ट यही बचा है। हाँ तो अब पढ़ते हैं ड्यूटीरोमाइसिटीज। इसका कुछ नहीं हो सकता। ड्यूटीरोमाइसिटीज, ठीक है। इसकी इसकी परेशानी क्या है बेचारे की, कि ये कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई बेचारे को बोला क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज का पाया नहीं। हालांकि इसमें ए सेक्सुअल स्टेज है अभी। ये नहीं बोलना कि सेक्सुअल स्टेज नहीं है, ये बोलना गलत है कि इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं है। देखो इस चीज का ना अभी आगे ना साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, तो ये बोलना गलत है कि इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं है। ये सही है कि इसमें ए सेक्सुअल स्टेज ही पाई जाती है। इसमें ए सेक्सुअल स्टेज ही अभी तक साइंटिस्ट को मिली है। ऐसा सेक्सुअल स्टेज टाइप का कुछ मिला नहीं है, ऐसा कोई फ्रूटिंग बॉडीज एंड ऑल ये सारी चीजें इसमें अभी कुछ पता नहीं चला है ना। तो इसको सिर्फ अभी इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि परफेक्शन नहीं। क्योंकि हम देखो हमने परफेक्शन वाली कौन सी फंजाई पढ़ ली, सब में सेक्सुअल एसेक्सुअल पढ़ लिया, वेजिटेटिव पढ़ लिया, तो परफेक्शन होगी ना आपस में। क्योंकि सेक्सुअल भी है एसेक्सुअल भी है, और इसमें क्या बेचारे में सिर्फ एसेक्सुअल ही है। अभी सेक्सुअल का पता नहीं चला है क्या नहीं है। ओनली ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस के अंदर सिर्फ, ठीक है, ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस है, बाकी और नहीं। आर नोन, दीज आर नोन फंजाई बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई, अगर इस फंजाई की सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हुई तो उसे कहाँ रखेंगे। अभी बड़ी दुविधा वाली पर्सन है, दुविधा कुछ नहीं है। ड्यूट्रोमाइसिटिस की जो वॉल होती है ना वो सेप्टेट होती है, सबसे मेन बात तो ये याद रख लो। सबसे पहला पॉइंट की ड्यूट्रोमाइसिट की वॉल क्या होती है, सेप्टेट हो गया। अब आंखें खुल गई होंगी, जब सेप्टेड वॉल है तो जाहिर सी बात है फाइकोमाइसिट में रख नहीं सकते, नहीं रख सकते ना फाइकोमाइसिट में से, क्योंकि वॉल सेप्टेड पहला ही कंडीशन ने अप्लाई कर दिया कि वॉल सेप्टेड है। दूसरी बात, इसको कहाँ रखेंगे। अब बचा एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस, अब इन दोनों में रखेंगे, ठीक है। कि अब जैसे भी सेक्सुअल स्टेज फॉर्म होगी, जिस हिसाब से भी एस्कोमाइसिटिस में जो भी क्राइटेरिया है, बेसिडोमाइट के जो भी क्राइटेरिया है, दोनों बैठ के आपस में बात करो और उसकी अंदर से ड्यूट्रोमाइसिट्स को हम पुट कर देंगे, जैसे जैसे स्टेजेस हमें साइंटिस्ट डिस्कवर करके बताते रहेंगे। अब देखो लिखा है पॉसिबल दैट asexual vegetative stage have been given one name and placed under deuteromacetes and the sexual stage another and placed under another class। वही चीज है कि आप इसको कहाँ रखोगे। लेटर व्हेन द लिंकेज वाज स्टेबलाइज, बाद में अगर लिंकेज स्टेबलाइज होगा, द फंजाई आर करेक्टली आइडेंटिफाइड, फंजाई को हम करेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे और मूव करेंगे, ड्यूट्रोमाइसिट से बाहर निकाल लेंगे। और जब एक बार इसकी परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज हमें मिल जाएगी तो इस मेंबर को, ड्यूट्रोमाइसिट को जो डिस्कवर होता है, आर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिट एंड बेसिडोमाइसिस। मैं बता चुका हूँ ना, एस्कोमाइसिट बेसिडोमाइसिस क्यों, एस्को बेसिडियो बता चुका हूँ, ठीक है। द ड्यूट्रोमाइसिट रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नॉन एज कोनिडिया, ये इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है एसेक्सुअल स्पोर साइकिल है तो एसेक्सुअल स्पोर भी होगा। एसेक्सुअल स्पोर, इसके एक्सेक्सुअल स्पोर का नाम याद रखो क्या है, कोनिडिया। कोनिडिया बहुत ज्यादा एक्सेक्सुअल स्पोर में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ का एस्कोमाइसिटिस में भी तो कोनिडिया था। कौन बना रहा था हमारा, पेनिसिलियम, कोनिडिया से बन रहा है ना। द माइसिन में सेप्टेट बोला था, ब्रांच होता है, सेपरेट होता है। सब मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ड्यूट्रोमाइसिट्स है ना इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स है, न्यूट्रिशन साइकिल में काम करता है। बहुत बड़ा ग्रुप है डिकम्पोजर्स का। भाई फंजाई पूरा डिकम्पोज करती है सारी चीज को, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक तत्व में बना देती है। तो ये क्या है, ड्यूट्रोमाइसिट्स सबसे वो बड़ा वाला क्या है, डिकम्पोजर्स है, बड़ा वाला डिकम्पोजर्स है ये। सेप्रोफाइट्स पैरासिटिक है,
जबकि लार्ज नंबर ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ये इंपॉर्टेंट, लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोज, इसके सबसे बड़े वाले, ये सबसे मतलब जो लार्ज नंबर है ना इसके जो ग्रुप्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट, मतलब ये सबसे बड़ा वाला डिकम्पोजर है ये। लिटर मतलब जो पेड़ों की पत्तियां गिर जाती है ना, कचड़ा, वही। हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिनरल रिसाइकलिंग, मिनरल रिसाइकलिंग में वर्क करता है ये। किसमें वर्क करता है? मिनरल रिसाइकलिंग में ये वर्क करता है, मिनरल साइक्लिंग करता है। सम एग्जांपल्स आर अल्टेरिया, स्यूडोट्रैकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक है बिल्ली, बिल्ली मतलब कैट, है ना, ठीक है, कैट मतलब सीलोट्राइकम, ठीक है, सीलोट्राइकम जो भी बोल लो इसको यार, सीलो हाँ सीलोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ठीक है, सीलोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। तो कैट क्या है? कैट क्या है? कैट सब कुछ खा जाती है, डिकम्पोजर है कैट, कुछ भी सड़ी गली चीजें खा जाती है, तो ड्यूटेरोमाइसिट्स का एग्जांपल है कैट। ठीक है बेटा, तो अभी हमारा ये समाप्त हो चुका है क्या पूरा फंजाई ग्रुप। अब मैं आपको ना इसका फ्लो चार्ट दे देता हूँ, ठीक है, फ्लो चार्ट से क्या है, बस 5 मिनट लगे आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस 1 मिनट रुको, मैं फ्लो चार्ट देता हूँ आपको ना।